students, so today we will start with your next chapter heredity and evolution. तो स्टूडेंट्स, आपको जो लास्ट मैंने चैप्टर पढ़ाया था रिप्रोडक्शन, उसकी असाइनमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी एंड आई होप यू हैव कंप्लीटेड दैट असाइनमेंट. ओके, तो कोई भी काम एज आई से ऑलवेज पेंडिंग मत छोड़ना, साथ के साथ कंप्लीट करते हुए चलना. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. सो आप सोच रहे होंगे वाई दिस इवोल्यूशन, ये यहाँ पे क्यों कट हो रखा है इवोल्यूशन, बिकॉज दिस इवोल्यूशन पार्ट ये आपका क्या है, ये डिलीट हो चुका है. ठीक है, तो जैसे कि आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, बट फिर आपने बताया कि इट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस, राइट. तो अब ये चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे दैट इज ओनली हेरिडिटी पार्ट. ओके, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशन पार्ट. ओके, so let's get started students. So सबसे पहले you should know the meaning of term heredity. So what is heredity? तो heredity क्या होता है, जो आप अपने पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हो, इनहेरिट करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी. हेरिट लिखा है ना यहाँ पे, जो आपने इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से, जो आपने करेक्टर्स को इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से, उन्हीं करेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी. सो द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स और यू कैन से ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग्स मतलब जो बच्चे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बायो में, वी कॉल दैट एज ऑफस्प्रिंग. और हम और भी क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज प्रोजेनी ऑल्सो. ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिशन होता है करेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. जैसे हम अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, वी रिजेंबल आवर पेरेंट्स, नॉट कंप्लीटली बट वी डू रिजेंबल आवर पेरेंट्स. तो हम क्यों रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से, बिकॉज ऑफ दिस हेरिडिटी. क्योंकि जो करेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हुए हैं, दे आर पास्ड ऑन. So in most simple terms, heredity means continuity of features from one generation to the next. Okay? तो जैसे आपकी मदर है, आपकी ग्रैंड मदर है, राइट. तो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर से आपके किस में करेक्टरिस्टिक्स आए, मदर में आए फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, फिर मदर से करेक्टरिस्टिक्स कहाँ पास हुए, इन द ऑफस्प्रिंग, इन यू. तो ये जो ट्रांसमिशन है करेक्टरिस्टिक्स का, फीचर्स का, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड देन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. ओके, तो अब क्या होता है, हेरिडिटी में क्या होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, वेरिएशंस. सो सम वेरिएशंस दे आर ऑलवेज प्रेजेंट. तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट लीड्स टू वेरिएशंस. तो वेरिएशंस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था. आई टोल्ड यू रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस. तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, वेरिएशंस. तो आप जैसे देखो, आपका जो फेस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी थोड़ी होता है, आपके मदर या फादर से एग्जैक्ट थोड़ी मिलता है, हमेशा थोड़े बहुत क्या प्रेजेंट होते हैं, वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं. सो ऑल्दो द ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट्स एंड रिजेंबल देम वेरी क्लोजली, बट the resemblance is not complete in all respects. So the offsprings, they are never a true copy of their parents. In fact, no two individuals are exactly alike, and the members of any one species differ from one another in some characters or traits or the other. ठीक है, तो जो क्या होता है, जो भी मेंबर्स हैं किसी एक स्पीशीज के, वो हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं. दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज वेरिएशंस. ओके, सो दीज डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस. So from the biological point of view, variation is the occurrence of differences among the individuals of a species. Okay,
तो जैसे कि हम सब हैं, वी बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, दैट इज होमो सेपियंस, वी आर ह्यूमन बींग्स। बट हम एग्जैक्टली एक जैसे थोड़ी हैं, हम सब में क्या प्रेजेंट है, वेरिएशंस प्रेजेंट है। बॉडी स्ट्रक्चर इज सेम बट देयर इज प्रेजेंस ऑफ वेरिएशंस। सो फॉर एग्जाम्पल पीपल हैव डिफरेंट हाइट्स। तो बहुत ही सारे इसके एग्जाम्पल हैं कि अलग अलग लोग हैं, उनकी हमें क्या देखने को मिलती है, अलग अलग हाइट देखने को मिलती है। कोई कैसा है, टॉल है, कोई कैसा है, शॉर्ट है, कोई किसी की हाइट कैसी है, ना तो हम उसे टॉल बोल सकते ना हम उसको शॉर्ट बोल सकते, है ना। सो पीपल हैव डिफरेंट हाइट्स, देयर कॉम्प्लेक्शन इज डिफरेंट। ऐसा थोड़ी हम सबका एक ही कॉम्प्लेक्शन है, अलग अलग कॉम्प्लेक्शन होता है, अलग अलग स्किन कलर होता है, टाइप ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज, शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ chin, they also show differences. So the differences in the characters or traits among the individuals of a species is called as variation. और इसी को हम जब बायोलॉजी में हम बात कर रहे हैं इसकी, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि क्या प्रेजेंट होते हैं इस इंडिविजुअल्स में, they have variations present between them. Okay. So let's see at another example of variations. So another example of variations in human beings which involves our ears. So the lowest part of our ear, it is called as earlobe, right? This is the part of our ear, it is also called as pinna. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, earlobe, the lowest part of our ear. So in most of the people the earlobe is hanging and it is called as फ्री ईयरलोब। तो कुछ लोगों में क्या होता है, ये जो ईयरलोब होता है ये क्या होता है, हैंगिंग होता है। मतलब ये जो ईयरलोब होता है यहाँ से क्या होता है, स्किन से अटैच नहीं होता, ये क्या होता है, फ्री होता है, इसका जो एंड होता है वो फ्री होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, फ्री ईयरलोब। In some people, however, the earlobe is closely attached to the side of the head, right? As you can see here, this is an example of attached ईयरलोब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फ्री एंड है ईयरलोब का, जबकि इस केस में ये जो इंडिविजुअल है यहाँ पे ईयरलोब ये फ्री नहीं है, इट इज अटैच्ड हियर टू द स्किन, राइट। Thus, most people have free earlobes, whereas some people have attached earlobes. तो बहुत ही लोगों में क्या देखा जाता है, फ्री earlobes देखे जाते हैं, बट ऐसे भी लोग हैं जिनके earlobes कैसे होते हैं, attached होते हैं। So, the free earlobes and attached earlobes, they are the two variations found in human पॉपुलेशन। तो जब हम ईयरलोब्स की बात करेंगे तो या तो वो ईयरलोब कैसा होगा, फ्री होगा, या फिर वो ईयरलोब कैसा होगा, अटैच्ड होगा। तो ये क्या है, ये वेरिएशन ही तो है, एक ही स्पीशीज है ना, हम एक ही स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों इंडिविजुअल होमोसेपियन स्पीशीज से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। बट इसका जो ईयरलोब है वो क्या है, फ्री है, और इसका ईयरलोब कैसा है, अटैच्ड है। तो ये क्या है, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन, राइट। So I hope the term variation is clear to you. So अब क्या है स्टूडेंट्स, जो आगे का हम चैप्टर पढ़ेंगे अभी, तो उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कुछ इसमें से टर्म्स आपने पहले भी पढ़ी हैं, बट वी विल लुक एट देम अगेन सो दैट इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो द फर्स्ट टर्म दैट वी हैव इज क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम तो आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा इन सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो क्रोमोसोम इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। आप पढ़ते हो ना न्यूक्लियस के फंक्शन में, दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जीन्स। और ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। तो हमारे न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमैटिन फाइबर्स जब सेल डिवीजन होने वाले होते हैं, सेल डिवीजन होने वाला होता है, तो ये क्या हो जाते हैं, दे कंडेंस एंड दे फॉर्म क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए। इस क्रोमोसोम में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये डीएनए क्या कैरी करता है, हमारे जीन्स। जो भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, इट इज कैरीड इन आवर डीएनए,
दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हमारे डीएनए में ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, पूरी हमारी जो जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, डीएनए में। सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियाई। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो अब जीन क्या होता है? अ जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम which governs the synthesis of one protein that controls a specific characteristic or trait of an organism। तो ये जो जीन्स होते हैं ये बेसिकली हमारे क्या कैरी करते हैं, ट्रेट्स कैरी करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया कि भाई या तो फ्री ईयरलोब होता है या फिर अटैच्ड ईयरलोब होता है। तो फ्री ईयरलोब होना, अटैच्ड ईयरलोब होना या फिर हाइट ज़्यादा होना, हाइट कम होना, ये सब क्या है, ट्रेट्स हैं जो कौन कैरी करते हैं, हमारे जीन्स। ओके तो जो डीएनए होता है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अलग अलग क्या होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। आप ये डिटेल में अगर आप 11th में लेते हो बायो तो उसमें क्या है, पूरा आप डिटेल में पढ़ोगे कि कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, किस तरह से वो प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं। ओके So there are thousands of genes on a chromosome which control various characteristics of an organism. So genes are actually units of heredity which transfer characteristics or traits from parents to their offsprings during the process of reproduction. So ये जो genes होते हैं students, they work in pairs. तो pairs में कैसे काम करते हैं, तो जब sexual reproduction होता है तो उसमें क्या होता है, mother and father they are involved, there is sexual reproduction। तो एक कॉपी तो आपको जीन्स की किससे मिलती है, अपनी मदर से मिलती है, और एक कॉपी आपको किससे मिलती है, अपने फादर से। और इस तरीके से जो जीन्स होते हैं दे वर्क इन पेयर्स। ओके सो in diagrams and in explanations of heredity genes are represented by letters। तो जब हम हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, जब हम इस चैप्टर में बात करेंगे जीन्स की, तो हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, अल्फाबेटिकल लेटर्स। So genes controlling the same characteristics are given the same letters. For example, the gene for tallness. For example, हम tallness के gene की बात कर रहे हैं. It is represented by the letter T. ठीक है, तो जो tallness के gene होंगे वो हम कैसे represent करेंगे, by letter T, है ना। जैसे ये क्या है, ये T है, तो ये क्या है, दोनों जीन हैं जो पेयर में वर्क करेंगे, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉलनेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेयर एज द जीन फॉर ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस मतलब जो ड्वार्फ है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल टी, है ना। ये स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये कौन सी ट्रेट है, ड्वार्फ होने वाली ट्रेट है, और ये कौन सी ट्रेट है, टॉल वाली ट्रेट है। तो हमने रिप्रेजेंट कैसे किया जीन्स को, विद द हेल्प ऑफ दीज लेटर्स। So the letters T and small t actually represent two forms of the same gene, है ना। तो जीन किसका है, ये है क्या, किसका जीन है, ये हाइट का है। कौन से करेक्टरिस्टिक का ये जीन है, हाइट का है, और इसमें हमारे पास दो वेरिएंट है, एक तो टॉलनेस और एक ड्वार्फनेस। ओके सो दे कंट्रोल द लेंथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और आप क्या बोल सकते हो, लेंथ ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम है मेरे पास विच यू कैन सी। तो यहाँ पे क्या है, वी हैव क्रोमोसोम, और इसके ऊपर ये सारे क्या प्रेजेंट हैं, बहुत सारे हमारे जीन्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डीएनए स्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरा यह जो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये इस यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है, ऐसी यूनिट्स प्रेजेंट हैं विच कैरी आवर ट्रेट्स विच आर कॉल्ड एज जीन्स। ओके So, genes for controlling the same characteristic of an organism can be of two types। तो अब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये जो जीन्स होते हैं हमारे, ये दो तरीके के हो सकते हैं, या फिर तो या तो कोई जीन कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, या फिर कैसा होगा, रिसेसिव होगा। तो नाम से ही समझ आ रहा है, डोमिनेंट जीन वो जीन होगा जो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है अपने आप को, जो अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है।
और रिसेसिव जीन वो जीन है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा जेनरेशन में, ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि वो कैसा जीन है, वो रिसेसिव जीन है. So the gene which decides the appearance of an organism even in the presence of an alternative gene, it is called as a dominant gene. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉलनेस की बात करें, ये कैपिटल टी है और स्मॉल टी है. ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का जीन स्ट्रक्चर जो है वो ये है. तो यहाँ पे उसमें कौन सा हमें देखने को मिला फिजिकली अपीयरेंस, वो कैसा था ऑर्गेनिज्म, टॉल था, है ना. तो यानी कि इन दोनों में जो हमारा डोमिनेंट जीन है वो कौन सा है, ये कैपिटल टी वाला है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा अल्टरनेटिव जीन यहाँ पे प्रेजेंट था अलग टाइप का, बट इसने इसको क्या करा, इसके ऊपर डोमिनेट किया, और हमें क्या देखने को मिला, ऑर्गेनिज्म टॉल देखने को मिला. टॉल था ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कम हाइट का नहीं था, डॉफ नहीं था. तो यानी कि इन दोनों जीन्स में डोमिनेंट जीन कौन सा हुआ, कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी क्या था, ये था रिसेसिव जीन. सो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव जीन, इट इज कॉल्ड एज अ डोमिनेंट जीन. इट डोमिनेट्स द रिसेसिव जीन फॉर द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑन द अदर क्रोमोसोम ऑफ द पेयर. ठीक है, तो सेम कैरेक्टरिस्टिक तो था, हाइट हम देख रहे थे. सो द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन, सच टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड एज रिसेसिव जीन. ठीक है, तो रिसेसिव जीन वो जीन है जब वो अगर पेयर में प्रेजेंट है, दोनों ही क्या हैं, स्मॉल टी हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलेगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा था, ड्वार्फ. जब ये कैपिटल टी, ये जो जीन था, जब इस वाले जीन के साथ था, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ था, तो हमें ये ड्वार्फ नहीं दिखा ऑर्गेनिज्म, हमें कैसा दिखा ऑर्गेनिज्म, टॉल दिखा, क्योंकि ये टॉल वाला जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है, यहाँ पे ये डोमिनेंट जीन है. बट रिसेसिव जीन वो जीन है जो अपने आप को बस कब एक्सप्रेस कर पाएगा, जब जो दूसरा जीन है पेयर में वो भी क्या है, वो भी स्मॉल टी ही है. सो सच टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड एज रिसेसिव जीन. So a single recessive gene cannot decide the appearance of an organism. The dominant gene is represented by a capital letter, जैसे कि यहाँ पे है dominant gene जो होता है हमेशा हम उसे capital letter से represent करते हैं. And the corresponding recessive gene, it is always represented by small letter. For example, in pea plants, the dominant gene for tallness is capital T, and the recessive gene for dwarfness is small t. Thus, when we write the genetic cross for pea plant, then the capital T represents tall and small t will represent the dwarf characteristic. ठीक है, तो ये हम अपने उसके लिए करते हैं कि जो हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं जीन्स को विद द हेल्प ऑफ दीज लेटर्स. तो यहाँ पे एक छोटा सा एक और है, आप देख सकते हो एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल डैड एंड मॉम, मदर एंड फादर हैं, तो चाइल्ड में क्या है, हमें ब्राउन आईज देखने को मिली. तो यहाँ पे जो डैड थे उनकी आईज कैसी थी, ब्राउन. जो मदर हैं उनकी आईज कैसी हैं, ब्लू हैं. तो जब उनका ऑफस्प्रिंग हुआ उसकी आईज कैसी थी, ब्राउन. तो यानी कि मदर और फादर में से किसका डोमिनेंट जीन था जिसने अपने आप को एक्सप्रेस करा ऑफस्प्रिंग में, तो ब्राउन ने एक्सप्रेस करा. यानी कि जो डैड था उनका जो आईज का जीन्स, आईज के जीन्स थे आई कलर के, उन्होंने अपने आप को क्या करा, एक्सप्रेस किया ओवर द ब्लू वंस. यानी कि यहाँ पे डोमिनेंट जीन कौन सा हुआ, फादर का डोमिनेंट जीन हुआ ओवर मदर. ओके, तो डोमिनेंट ब्राउन एंड रिसेसिव ब्लू. तो यहाँ पे जो मदर के आईज का कलर ब्लू है वो कैसी ट्रेट है, वो एक रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि वो है तो वहाँ पे बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डोमिनेंट ब्राउन जीन. ठीक है, तो चाइल्ड में भी क्या है, ब्राउन डिस्प्ले हुआ, ब्लू इज हिडन, ब्लू इज नॉट, ब्लू वॉज देयर बट इसने अपने आप को डिस्प्लेस नहीं कर पाया ये जीन, क्योंकि ये रिसेसिव जीन था ओवर द ब्राउन वन. ओके, तो इस तरह से क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं, रिसेसिव हो सकते हैं. So the next term that you should know is genotype.
So genotype shows the genetic constitution of an organism. In simple words, genotype is the description of genes present in an organism. Genotype क्या है, मतलब उसकी जीनोटाइप मतलब उसकी जीन टाइप कैसा है, जीन्स की उसके जीन्स कैसे प्रेजेंट है. सो जीनोटाइप इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ लेटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था पेयर्स में काम करते हैं जीन्स, सच एज टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी. तो ये सब क्या है, ये जीन्स हैं. ये हम लेटर से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वेयर टी एंड टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन. सेम जीन है, दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसी के दो अलग अलग क्या है, वेरिएशन है. Thus, the genotype of a tall plant could be capital T or capital T small t, whereas that of a dwarf plant is small t. तभी तो वो एक्सप्रेस हुआ रिसेसिव जीन, तभी तो वो डॉर्फ में एक्सप्रेस हुआ. सो द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट विच इज विजिबल इन. इसके बाद क्या है, फिनोटाइप स्टूडेंट्स. तो फिनोटाइप क्या है, जो ट्रेट हमें देखने को मिली ऑर्गेनिज्म में उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप. For example, being tall or dwarf, they are what? They are phenotypes. Phenotype मतलब जो उसका फिजिकली हमें दिख रहे हैं, है ना. जीन्स तो हो गया जो उसका स्ट्रक्चर है इंटरनली, जो उसमें जीन्स प्रेजेंट है, और जो हमें फिजिकली देखने को मिल रहा है वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या है, फिनोटाइप. जो हमें ट्रेट उसमें देखने को मिल रहा है ना, कि भाई टॉल है, वो तो आपको दिख रहा है ना, टॉल और शॉर्ट, तो वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या है, फिनोटाइप है. So tall or short, they are phenotypes of a plant because these traits they can be seen by us or they are visible to us. So the phenotype of an organism is actually its physical characteristic which is determined by its genotype. तो physical characteristic किस पे depend करता है, it depends on the genotype. राइट जैसा उसका जीनोटाइप होगा कि भाई अगर ये वाला जीनोटाइप है स्मॉल टी, तो यानी कि वो कैसा हमें देखने को मिलेगा, प्लांट, इट विल बी ड्वार्फ, है ना. तो जो उसका जीनोटाइप होगा ऑर्गेनिज्म का, उसी से हम उसका क्या देखते हैं, फिनोटाइप देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी रिजल्ट्स इन अ टॉल फिनोटाइप एंड द जीनोटाइप स्मॉल टी रिजल्ट्स इन अ ड्वार्फ फिनोटाइप. राइट. सो these were the two terms, genotype and phenotype. हम आगे अब स्टूडेंट्स क्या होंगी, ये टर्म्स रिपीट होंगी, तो इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता रही हूँ ताकि आप आगे फिर चैप्टर में कंफ्यूज ना हो. ओके, देन द नेक्स्ट टर्म इज F1 जनरेशन. सो व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस, और जब हम दो पेरेंट्स में ब्रीडिंग करवाते हैं टू प्रोड्यूस द प्रोजेनी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, then their progeny is called as the first filial generation और F1 generation. यहाँ पे F1, F का मतलब क्या है, filial, ठीक है. So it is called as first filial generation or F1 generation where F stands for filial which donates progeny of a cross. And when the first generation progeny cross or breed among themselves to produce second generation progeny, then this progeny is called as second filial generation or F2 generation. In other words, the generation produced by crossing two F1 progeny is called as F2 generation. An example which will make it more clear, I will tell you, mother and father, they are parental generation, they are parental generation, their children are the F1 generation. तो यहाँ पे जैसे कि क्या है, ये पेरेंट जेनरेशन है जिनके बीच में जब क्रॉस हुआ, ब्रीड हुआ, तो कौन सी जेनरेशन प्रोड्यूस हुई, F1 जेनरेशन. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था प्रोसेस. जो पेरेंट जेनरेशन है ना, उनके जो बच्चे हुए, उनके जो ऑफस्प्रिंग हुए, प्रोजेनी हुई, उसको हम क्या बोलेंगे, F1 जेनरेशन, फर्स्ट जेनरेशन. फिर जब इन बच्चों के बच्चे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, F2 जेनरेशन, द सेकेंड जेनरेशन. समझ रहे हो, है ना, कि भाई ऐसे समझ लो कि ये क्या है, जैसे कि क्या है, ये आप हो, ठीक है, ये आपके क्या हैं, मम्मी पापा हैं, और ये आपके क्या हैं, नाना नानी, है ना, या फिर आप बोल सकते हो दादा दादी. ये आपके क्या हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना.
तो ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं आपके, जो उनकी फर्स्ट जनरेशन है, वो आपके क्या हुए, पेरेंट्स, एंड यू आर पार्ट ऑफ F2 जनरेशन। समझ रहे हो? तो ये जो पेरेंट जनरेशन है उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उनको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनके क्या थे, 3 बच्चे थे, है ना, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल ये 3 वो हैं बच्चे। फिर क्या हुआ, इन्होंने रिप्रोड्यूस किया विद द अदर पीपल, तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या प्रोड्यूस हुई, सेकेंड जनरेशन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो द ग्रैंड चिल्ड्रन दे आर द F2 जनरेशन। आप क्या हुए, आप ग्रैंड चिल्ड्रन हुए ना। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, F1 जनरेशन होती है और F2 जनरेशन होती है। ओके, तो अब क्या है स्टूडेंट्स, देयर वाज अ साइंटिस्ट, जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है, जो जेनेटिक्स है, जो हेरिडिटी है, उस पे उन्होंने क्या करे थे, एक्सपेरिमेंट्स करे थे। तो हम उन एक्सपेरिमेंट्स तो उनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा इसमें। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि इस तरह से क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। उन्होंने रूल दिया इनहेरिटेंस का, एंड द साइंटिस्ट वाज ग्रिगोर मेंडल। ठीक है, तो सिर्फ मेंडल भी बोल देते हैं हम। सो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस which involved the transfer of characteristics from parents to progeny। तो ये जो साइंटिस्ट थे, he did various experiments, जिसकी वजह से अब आज आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो कि किस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं they are passed on from the parents to the offspring। हम उन्हें एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो ही डिड दिस बाय यूजिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पी प्लांट्स। तो जो मेंडल थे उन्होंने किस पे किए थे एक्सपेरिमेंट, उन्होंने पी प्लांट को चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जिसको हम साइंटिफिकली जो नाम होता है पी प्लांट का, इट इज पाइसम सेटिवम। सो ही ग्रू दिस प्लांट इन हिज गार्डन। Some of the characteristics or traits of the pea plants whose transmission to progeny it was investigated by Mendel। और ये सारे जो characteristics थे जो उन्होंने investigate किया था, they were the height of pea plant, or you can say the length of stem of pea plant, whether the height is tall or dwarf। He also studied the shape of seeds, round or wrinkled, and the color of seeds, whether it was yellow or green। तो उन्होंने ये सारे जो कैरेक्टर्स थे पी प्लांट के वो उन्होंने क्या करा था, स्टडी करा था। yet another contrasting characteristic investigated were color of the flowers। ठीक है, जो कलर था फ्लावर्स का पी प्लांट के, कि वो वाइट है या वॉयलेट। तो उन्होंने इन सारे कैरेक्टर्स पे क्या करा था, स्टडी किया था कि किस तरह से ये जो ट्रेट्स हैं ये पास होती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो अब ये भी आपको पता होनी चाहिए कि क्यों उन्होंने पी प्लांट को चूज किया, वाई पी प्लांट वॉज चूजन बाय हिम फॉर डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये एग्जाम्स में आता है कि क्यों ही डिड द एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया था एक्सपेरिमेंट के लिए अपने। So he chose pea plants for studying inheritance because pea plants had a number of clear-cut differences which were easy to tell apart। तो जो पी प्लांट्स हैं वो बहुत ही ऐसे उनमें ट्रेट्स होते हैं जो इजीली हम क्या कर सकते हैं, स्टडी वो कर पा रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम पी प्लांट्स वर टॉल हैविंग लॉन्ग स्टेम, वेयर एज कुछ कैसे थे, ड्वार्फ थे बहुत ही, हैविंग शॉर्ट स्टेम, है ना। तो कितना डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, आराम से वो क्या कर सकते थे, स्टडी कर सकते थे। सम पी प्लांट्स प्रोड्यूस्ड राउंड येलो सीड्स, वेयर एज अदर प्रोड्यूस्ड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, है ना। राउंड येलो मतलब ये है राउंड, है ना, और इसका कलर कैसा है, येलो, है ना। और दूसरा वेरिएंट क्या प्रेजेंट था, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड, है ना, रिंकल्ड है तो थोड़ा ज्यादा हो गया स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम बना सकते हैं, है ना, रिंकल्ड ग्रीन। ओके तो बहुत ही वेरिएशन अच्छे वाला डिस्टिंक्शंस प्रेजेंट थी पी प्लांट में, तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया क्योंकि ऑब्जर्व करना फीचर्स को, ट्रेट्स को, इट वाज इजी इन दिस प्लांट। अनदर रीजन फॉर चूजिंग पी प्लांट्स वाज दैट दे वर सेल्फ पॉलिनेटिंग, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा है ना।
रिप्रोडक्शन चैप्टर में, तो इनमें हमें क्या देखने को मिल रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट्स हैं वो इजीली क्या हो सकते थे, प्रोड्यूस हो सकते थे। पॉलिनेशन क्या था, बहुत ही ईजी था। Okay, so which enabled them to produce next generation of plants easily. And the third reason was this, that pea plants can be produced in a comparatively short time span and their study is much simpler than that of एनिमल्स। तो एनिमल्स में क्या होता है, बहुत ही और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंपेयर करें तो उनमें एनिमल्स में क्या होता है, और भी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जबकि जो प्लांट्स हैं दे आर सिंपल। तो उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना वो कैसा था, आसान था उनके लिए एज कंपेयर टू एनिमल्स। तो इसलिए भी उन्होंने क्या करा, एक प्लांट को चूज किया अपनी स्टडी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब क्या है, उन्होंने दो तरीके के क्रॉस करवाए थे पी प्लांट्स में, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस or breeding of different varieties of a plant is known as a hybrid। तो हाइब्रिड क्या है, जब अलग अलग वैरायटी के हम दो प्लांट ले लें और उनमें हम क्या करवाएं, क्रॉस करवाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि क्या प्रोड्यूस हुआ है, एक हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ है। When we breed two pea plants having one contrasting characteristic, ठीक है, वन कंट्रास्टिंग मतलब उनमें क्या है, अलग अलग है। मैंने दो पी प्लांट लिए, प्लांट ए लिया और प्लांट बी लिया, ठीक है, और इनमें क्या है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो क्या है, बहुत ही अलग है दोनों में, है ना। तो इनको जब मैं क्रॉस करवाऊंगी तो इस टाइप के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब सिंगल, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है इनमें जो अलग है, ठीक है। सो हैविंग वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ईच और वन ट्रेट ईच टू ऑब्टेन न्यू प्लांट्स, देन इट इज कॉल्ड एज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे, है ना, एग्जाम्पल में। इफ वी ब्रीड टू पी प्लांट्स हैविंग टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हम दो कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, है ना। और इन दो प्लांट में क्या है, अब टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो इस टाइप के प्लांट को, इस टाइप के क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब क्या होता है, टू, है ना, ये तो नाम से ही आप समझ सकते हो। मोनोहाइब्रिड मतलब उसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, और डाई हाइब्रिड मतलब वो जो दो प्लांट है उनमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट्स सच एज राउंड येलो सीड्स और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, है ना। जैसे कि क्या है, यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो शेप है और एक क्या है, कलर है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो आ गए ना कैरेक्टरिस्टिक, शेप और कलर। मैंने एक प्लांट ए लिया जिसकी जो सीड्स कैसी थी, शेप तो कैसी थी, राउंड, और कलर कैसा था, येलो। और जो मैंने दूसरा प्लांट लिया, सॉरी स्टूडेंट्स, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया है, एक मिनट वेट। ठीक है, तो जो मैंने पहला प्लांट ए लिया तो उसकी शेप कैसी थी सीड्स की, राउंड, और कलर कैसा था, येलो। फिर मैंने जो प्लांट बी लिया उसकी जो शेप थी सीड्स की वो कैसी थी, रिंकल्ड, और कलर कैसा था, ग्रीन। और इनके बीच में मैंने क्या करवा दिया, क्रॉस, प्लांट ए और प्लांट बी के बीच में। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक थे दोनों प्लांट में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जबकि मैंने एक क्रॉस करवाया, मेरे पास एक प्लांट ए था और बी था, बस उनमें क्या फर्क था, हाइट का फर्क था, कि ये तो कैसा था, टॉल, और ये प्लांट कैसा था, डॉर्फ, है ना। तो एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है ना इसमें प्लांट्स के बीच में, है ना, और इनके बीच में हमने क्या करवाया, क्रॉस। तो इस टाइप के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, मोनो
हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं, और इसमें हम दो अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द फर्स्ट क्रॉस दैट वी विल डिस्कस, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो जो मेंडल थे उन्हीं की वजह से हमें क्या मिले, जो रूल्स हैं फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, दे वर गिवन टू अस विद द हेल्प ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, है ना। इनहेरिटेंस मतलब जो इनहेरिट किए करेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में। तो उन्होंने क्या लिए थे, पी प्लांट्स लिए थे, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रेड टॉल पी प्लांट्स विथ प्योर ब्रेड ड्वार्फ पी प्लांट्स। तो उन्होंने दो वेराइटी ले ली पी प्लांट की, एक तो थी जो टॉल वेराइटी थी और एक वेराइटी थी जो कि ड्वार्फ वेराइटी थी, and found that only tall pea plants were produced in the first generation or F1 generation। तो अब यहाँ पे वी हैव डायग्राम ऑल्सो, हम यहाँ पे देखेंगे। तो उन्होंने ये वाला जो था, दिस वॉज द फर्स्ट क्रॉस दैट ही मेड। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ना, बस हम क्या देख रहे हैं, हाइट का देख रहे हैं इसमें, है ना, बस हाइट ही तो देख रहे हैं हम, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ही तो देख रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया, एक टॉल पी प्लांट लिया जिसके जो जीनोटाइप था उसका कैसा था, कैपिटल टी, है ना। तो ये कैसा था, टॉल था, और जो दूसरा उन्होंने पी प्लांट लिया वो कैसा था, शॉर्ट, जिसका जीनोटाइप क्या था, स्मॉल टी। और इनके बीच में उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, फिर ये कौन सी जनरेशन प्रोड्यूस हुई, F1 जनरेशन, द फर्स्ट जनरेशन। और जब ये F1 जनरेशन को करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे इसकी, तो कौन सी जनरेशन प्रोड्यूस होगी, F2 जनरेशन। तो जब उन्होंने क्रॉस करवाया और जो प्लांट्स उसमें प्रोड्यूस हुए, उन्होंने क्या नोटिस किया कि कोई भी ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस नहीं हुआ। सारे प्लांट्स कैसे थे, सारे प्लांट्स टॉल थे। So no dwarf pea plants or short pea plants were obtained in the first generation of progeny. From this, Mendel concluded that the first generation or the F1 cross showed the traits of only one of the parent plant, और वो trait कौन सी थी, tallness. So the trait of other parent plant, dwarfness, didn't show up in the progeny of the first generation, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे प्लांट्स कैसे थे, ऑल द प्लांट्स वर टॉल। ओके, क्या प्रोड्यूस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो इसको हम ऐसे भी शो करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे क्या है यहाँ पे, वी हैव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके क्रॉस को हम कैसे शो करते हैं, ऐसे कि ये वाले जीन्स को हमने इससे क्रॉस किया, फिर इसको इससे क्रॉस किया, इसको इससे क्रॉस किया और इसको इससे क्रॉस किया। तो हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट्स लुक एट देम। ओके, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये चार जो हैं और प्रोड्यूस हुए इस तरीके के ऑफस्प्रिंग, ये चार तरीके के जीनोटाइप क्या हुए, प्रोड्यूस हुए। और यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये, तभी तो यहाँ पे लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से आए हैं ये क्रॉस करवा के। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे प्लांट्स कैसे थे, ऑल द प्लांट्स वर टॉल, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट है, टॉल वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, डोमिनेंट है, क्योंकि दूसरे टाइप का यहाँ ड्वार्फ वाला प्रेजेंट था बट ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। जो टॉल वाला था, कैपिटल टी वाला ट्रेट था, उसने अपने आप को क्या करा, एक्सप्रेस करा दूसरे टाइप के जीन के होते हुए भी। तो यानी कि जो टॉल वाली ट्रेट थी वो क्या थी, डोमिनेंट थी। समझ रहे हो। तो यहाँ पे चारों तरीके के प्लांट कैसे प्रोड्यूस हुए, टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस हुए।
अब क्या करा मेंडल ने, F2 क्रॉस करवाया। अब ये F1 जनरेशन उन्हें मिल गई, F1। अब उन्होंने दोनों प्लांट कैसे लिए, टॉल वाले लिए, इन्हीं दोनों को यहाँ से ले लिया उन्होंने F1 जनरेशन को, और फिर इनके बीच में इन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। और किस टाइप की जनरेशन प्रोड्यूस हुई, अब इस जनरेशन को हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। जो F1 जनरेशन के मेंबर्स थे उसके बीच में जब क्रॉस करवाया तो कौन सी जनरेशन प्रोड्यूस हुई, F2 जनरेशन। Mendel then crossed the tall pea plants of the first generation and found that tall plants and dwarf plants were obtained in the second generation. But अब की बार ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया। अब की बार उन्होंने देखा कि टॉल भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं और डॉर्फ प्लांट्स भी क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं। इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 कैसे, 1 2 3। टॉल कितने थे, 3:1, क्योंकि एक कैसा था, डॉर्फ प्रोड्यूस हुआ। Mendel noted that the dwarf trait of the parent pea plant, which had seemingly disappeared in the first generation progeny, reappeared in the second generation. यानी कि ये जीन कहीं गायब थोड़ी हुआ था, ये बस अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, बट F2 जनरेशन में इस जीन ने अपने आप को क्या करा, एक्सप्रेस करा। यह हमें देखने को मिला जीन, यानी कि हमेशा से क्या था, प्रेजेंट तो था, बट ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये जो ट्रेट था ये कैसा था, रिसेसिव था दूसरी वाली ट्रेट के आगे। So Mendel said that the trait of dwarfness of one of the parent pea plant had not been lost. It was merely concealed or suppressed in the first generation to re-emerge in the second generation. Mendel called the repressed trait of dwarfness as recessive trait. और यहीं से हमारा क्या वर्ड हमें मिला हेरिडिटी में, रिसेसिव ट्रेट, एंड द एक्सप्रेस्ड ट्रेट ऑफ टॉलनेस एज द डोमिनेंट ट्रेट। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि जो ट्रेट्स होती हैं जो हमें मिलती हैं अपने पेरेंट से, वो रिसेसिव हो सकती हैं या फिर कैसी हो सकती हैं, डोमिनेंट हो सकती है। हमेशा डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, वाइल जो रिसेसिव ट्रेट होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। वो तभी एक्सप्रेस कर पाती है जब जो दोनों जीन्स हैं वो कैसे हो, स्मॉल टी और स्मॉल टी ही हो। ओके तो अब यहाँ पे जब इन्होंने क्रॉस करवाया था, अब ये आप खुद बना के देखना है इसका, F2 जनरेशन का खुद ड्रॉ करना, ठीक है, कैसे ऑब्टेन होंगे ये 4 वेरिएंट्स यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल टी था, तो इसलिए क्या था, प्लांट टॉल था। यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी तो है, बट स्मॉल टी तो क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, तो अपने आप को यहाँ कौन एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल टी करेगा, जो कि किसका जीन है, टॉल होने का जीन है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये भी टॉल था। बट यहाँ पे क्या हुआ, रिसेसिव हमेशा अपने आप को कब एक्सप्रेस करते हैं, जब जो दोनों जीन्स हैं वो कैसे हो, रिसेसिव हो। तो उस केस में जो प्लांट है, वो जो ट्रेट है वो क्या होगी, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरी वाली ट्रेट है ही नहीं डोमिनेंट वाली, है ना। तो ये वाला प्लांट कैसा था, शॉर्ट था। In this way, Mendel's experiments with tall and dwarf pea plants showed that the traits may be dominant or recessive. Okay, students? So, the results of monohybrid cross enabled Mendel to formulate his law of inheritance, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं, law of segregation। ठीक है, तो हम इसको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। और ये लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स। ये इंटरनल फैक्टर्स बेसिकली क्या हैं, जीन्स, जो क्या कैरी करते हैं, हमारी ट्रेट्स को कैरी करते हैं, विच अकर इन पेयर्स, है ना। पेयर में ही तो अगर कर रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये सब क्या है, पेयर्स में ही तो कर रहे हैं भाई। जो इस पेयर में डोमिनेंट वाला होगा वो अपने आप को क्या कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा। ओनली वन ऑफ अ पेयर ऑफ सच फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमीट। ठीक है, तो अब क्या होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक तरीके का करेक्टर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जब गैमीट फ्यूज करते हैं, है ना, तो पेयर में हो जाते हैं करेक्टर। जब गैमीट्स क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, फिर जो अपना डोमिनेंट वाला करेक्टर होता है वो हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो मेंडल का लॉ था, इट वाज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच वाज गिवन बाय हिम। ओके, उन्होंने ये बोला था कि क्या होती हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि
डिसाइड करते हैं कि जो हमें ऑर्गेनिज्म में कौन सी ट्रेट देखने को मिलेगी। अब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, देख लिया हमने। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो? तो the genotypic ratio shows the number of times a characteristic of an organism will be seen in the offspring when genes for certain traits are crossed। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? जो जीनोटाइप है उसी से हमें क्या मिलता है? जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटाइप बताया था ना मैंने आपको, किस टाइप के उसमें जीन्स प्रेजेंट है, उसी से हमें क्या मिलता है? जीनोटिपिक रेशियो, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव। यहाँ पे टी क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है टॉल की। स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव ट्रेट है शॉर्ट की। जब हमने क्रॉस करवाया यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड अगेन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने क्रॉस करवाया तो यहाँ पे ये हमें आउटकम्स मिले, ये 4 आउटकम्स हमें मिले। ठीक है, इस तरह से ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमें ये मिला, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी ये मिला, फिर स्मॉल टी ये मिला। ठीक है, तो ये आउटकम्स हमें मिले जब हमने क्रॉस करवाया इन 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में फॉर सीइंग द ट्रेट ऑफ हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जीनोटिपिक रेशियो हम क्या बोलेंगे? इट इज 1:2:1। अब देखो जीनोटाइप कैसे कैसा है, ये कैपिटल टी एक ही है ना, ये एक ही टाइप का जीनोटिपिक रेशियो है ना, जिसमें जीन्स दोनों कैसे हैं? कैपिटल टी वाले हैं, है ना। फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यानी कि ये जो जीनोटाइप है ये 2 बार है इसमें, है ना, 1 and 2, तो 1:2। फिर ये अकेले टाइप का जीनोटाइप है स्मॉल टी, तो क्या हो गया जीनोटिपिक रेशियो? 1:2:1। समझ रहे हो? तो इस तरह से हम जीनोटिपिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप देखोगे कि क्या रिजल्ट्स, क्या ऑफस्प्रिंग्स में करेक्टर आए हैं, क्या उनका जीनोटाइप है, तो जीनोटाइप से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? जीनोटिपिक रेशियो। फिर होता है फिनोटिपिक रेशियो। इट परटेन्स टू द रिलेटिव नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो फिनोटाइप से ही क्या निकलेगा? फिनोटिपिक रेशियो, कि दिखने में कैसे हैं, है ना। Basically it is the number of offspring manifesting a particular trait or combination of traits. In the case, the phenotypic ratio shall indicate how many of the offsprings will be tall and how many will be short based on the genotype. तो जो जीनोटाइप होता है वही क्या डिसाइड करता है? फिनोटाइप। मैंने आपको भी पहले भी बताया था। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1, क्योंकि 3 प्लांट्स कैसे होंगे? टॉल। ये क्या होगा? टॉल ही होगा ना, कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट है टॉल, और यहाँ तो दोनों ही टॉल वाले हैं जीन्स। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है, तो ये भी कैसा होगा? टॉल। फिर यहाँ पे सेम है, फिर ये भी कैसा होगा? टॉल। जबकि यहाँ पे क्या है? कैपिटल टी है ही नहीं, रिसेसिव जीन है दोनों, तो इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया, तो ये कैसा होगा? शॉर्ट। तो अब जब मैं इनको देख रही हूँ ऑर्गेनिजम्स को, 3 तो मुझे कैसे दिख रहे हैं? टॉल, और एक ऑर्गेनिज्म कैसा है? शॉर्ट। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? 3:1। ओके, तो इस तरह से क्या होता है? जीनोटिपिक रेशियो होता है और फिनोटिपिक रेशियो होता है। और ये किसका जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। पढ़ा था ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी पढ़ा है हमने। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो होता है, इट इज 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अब आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। और अब जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक, इसको अच्छे से आप अपनी बुक्स में से रीड कर लेना। कोई भी डाउट्स हो, यू कैन आस्क मी ऑन द ऐप, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो। ओके, और अपना साथ साथ में पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो स्टूडेंट्स, एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करो। ओके, सो स्टूडेंट्स टेक केयर, थैंक यू।